कुछ होमवर्क वगैरह दिया था क्या? क्या दिया था बताओ जरा। इलस्ट्रेशन थर्ड। ये वाला था शायद। कर लिया क्या आपने? बताओ। हम्म। 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 मुझे बताओ, हम लोग ब्याज की एंट्री कितने, कब से कब तक की करते हैं? प्रीवियस ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट, ये मैं आपको लिखवा चुका हूँ। मुझे बताइए आपने खरीदा कब है? पहला वाला कब खरीदा है? 1 मार्च को खरीदा। प्रीवियस ड्यू डेट क्या है? हम्म। उसकी बात ही नहीं करनी। यहाँ पर मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं डिबेंचर इंटरेस्ट को देखना ही नहीं है यहाँ पर। यदि डिबेंचर इंटरेस्ट को देखोगे तो फिर अक्रूड इंटरेस्ट का लफड़ा पड़ता है, वो देखना ही नहीं है। ये मैंने आपको उस दिन भी बोला था। मैंने कहा इस सवाल में उसको पूरी तरह से इग्नोर किया है, इसमें केवल और केवल ऑन डिबेंचर के इंटरेस्ट को कंसीडर किया है। किसको कंसीडर किया है? ऑन डिबेंचर। क्योंकि यदि आप उसकी एंट्री करते हो तो पिछले साल के ईयर एंड पर आपको डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट क्या एंट्री करनी पड़ेगी? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इंटरेस्ट। क्या एंट्री करनी पड़ेगी? अक्रूड इंटरेस्ट। और फिर अगले साल फिर आपको अक्रूड इंटरेस्ट का एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि खर्चा तो रिकॉर्ड हो गया बट उसका क्या नहीं हुआ? पेमेंट नहीं हुआ। तो वो अक्रूड इंटरेस्ट वाला लफड़ा पड़ जाता है। कौन सा वाला लफड़ा? अक्रूड। तो वो इसमें कंसीडर नहीं किया। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे बट वो इन्वेस्टमेंट में आएंगे। कहां पर आएंगे? इन्वेस्टमेंट। अभी उनको यहां पर शामिल नहीं किया गया है। देखिए डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट इसने खोला ही नहीं इस चक्कर में, क्योंकि ये सोच रहा बच्चों को क्यों परेशान करे, सिंपल क्वेश्चन ही दे दो और ना बॉदर हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। वो होता है, आई एग्री उससे, क्योंकि यदि कंपनी डिबेंचर इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेगी तो कितने महीने का रिकॉर्ड करेगी? 12 महीने का। जबकि आपके इंटरेस्ट की ड्यू डेट अलग है और ईयर एंड की डेट क्या है? अलग है। तो वहां पर अक्रूड की एंट्रियां होती है और ईयर के बिगिनिंग में वो अक्रूड की एंट्रियां क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। क्या हो जाती है? यानी साल के पहले दिन एंट्री क्या हो जाती है? अक्रूड डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। और आप पूरे 6 महीने का फिर एंट्री करते हो डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक। तो आपका पे केवल कितने महीने का होता है? 3 महीने का ही होता है, क्योंकि कैंसिल हो जाता है इस तरह से। वो यहां पर इंक्लूड नहीं किया गया। इन्वेस्टमेंट जो है वो रिडम्पशन के लिए किया गया, वही चाहिए कि खुद के डिबेंचर खुद खरीद लिए गए ताकि उन्हें कैंसिल किया जा सके। उन्हें इन्वेस्टमेंट के रूप में खरीदा गया और उन्हें कैंसिल किया गया। हाँ बिल्कुल, खरीदने की और कैंसिल करने की एंट्री होगी। आवाज नहीं है? हेलो? नहीं, यहां से प्रॉपर है आवाज, यहां से बिल्कुल प्रॉपर है आवाज। आवाज बिल्कुल प्रॉपर है, यहां पर रिकॉर्डिंग में भी आ रही है, बिल्कुल प्रॉपर है। देखो वहां रिकॉर्डिंग में भी दिख रहा है। हाँ पूरा होगा, पिछले ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट, पिछले ड्यू डेट से ट्रांजैक्शन डेट। ठीक है, करवाऊं क्या बताओ? ओके।
अब बताओ कौन से क्वेश्चन और है? एक तो सेकंड है ना, बाकी सेकंड भी तो है। मैंने कौन कौन से करवा दिया आपको एक बार बताओ। फर्स्ट और फोर्थ हो गया। एक ये देखो आप, सिक्स पढ़ो क्या लिखा हुआ है। बैलेंस शीट ऑफ, आगे क्या लिखा हुआ है बताओ? कन्वर्टेबल लिमिटेड। एक कौन सी कंपनी है बताओ? अनलिस्टेड। डिटेल देखो, शेयर कैपिटल है, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? R&S। उसके नीचे क्या लिखा हुआ बताओ? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और क्या लिखा हुआ है? अदर करंट लाइबिलिटी। PP है, नॉन करंट है। डिटेल में देखो, 5 लाख शेयर है, जनरल रिजर्व है, P&L है, DRR है। और डिबेंचर कितने के हैं बताओ? 1 करोड़ के। तो आपको मालूम है कि डिबेंचर रिडम्पशन से पहले DRR कितना होना चाहिए? टोटल का 10%। तो 1 करोड़ का 10% कितना होता है? 10 लाख। इसका मतलब प्रॉपर है। आगे आगे आप देखो, अदर लोन है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट है। बताओ डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट भी पूरा है 15 लाख। यानी आपकी जो शर्तें थी 10 लाख और 15 लाख वो पूरी की पूरी मेंटेन हो रही है। डिबेंचर आर ड्यू फॉर रिडम्पशन। बताइए कौन सी तारीख को डिबेंचर का रिडम्पशन ड्यू हो रहा है? 1 अप्रैल 2011 को। ठीक है, एक बार आप खोल के देख लो अपनी एप्लीकेशन में, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है ना, ठीक है। आगे देखो, द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर प्रोवाइड दैट दे आर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ कितना परसेंट? डिबेंचर रिडम्पशन की ये कंडीशन है कि डिबेंचर का रिडम्पशन कितने प्रीमियम पर किया जाएगा? 5% प्रीमियम पर। An option to the debenture holder to convert 20% of their holding into equity share at a predetermined rate 15 रुपए 75 पैसे पर शेयर and the payment in cash। डिबेंचर होल्डर को ये ऑप्शन दिया गया कि वे चाहें, ऑप्शन का मतलब होता है चाहें, विकल्प, तो अपने 20% वाले पार्ट को किस में कन्वर्ट करवा सकते हैं? शेयर्स में। और जो शेयर इशू किया जाएगा वो किस रेट से इशू किया जाएगा? 15 रुपए 75 पैसे। अब ये कह रहा है कि टोटल जो आपके डिबेंचर थे 1 लाख थे, इन 1 लाख डिबेंचर में से 100 डिबेंचर होल्डर जिनके पास में कितने डिबेंचर थे? 25,000, उनके सिवाय बाकी सब ने मैक्सिमम कन्वर्जन का ऑप्शन ले लिया। यानी 25,000 डिबेंचर के होल्डर ने ये बोला कि हमें तो 20 और 80 नहीं करना, हमें तो जो कुछ लेना वो रोकड़ा लेना है। भाई हर एक डिबेंचर होल्डर को ये ऑप्शन दिया गया कि जो भी आप कन्वर्ट कराना चाहते हो तो आप अपने 20% पार्ट का तो क्या ले लो? शेयर, और 80% का क्या ले लो? कैश। लेकिन ये जो 25,000 के ओनर है वो कन्वर्जन के लिए नहीं माने और केवल किसके लिए माने? कैश के लिए। इन्वेस्टमेंट बेच दिए गए, सारी ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल को हो गई। आपको रीड्राफ्ट करनी है बैलेंस शीट कंपनी की 1 अप्रैल के दिन, और रिडम्पशन का इफेक्ट देने के बारे में इसके साथ ही आपको कैलकुलेशन बतानी है कि बताइए कितने शेयर इशू किए जाएंगे और कितना कैश पेमेंट किया जाएगा। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस लॉजिकल है। बताता हूँ कैसे। ये बताइए टोटल शेयर्स कितने हैं? 1 लाख है। 1 लाख शेयर से लिखो कैलकुलेटर में 1 लाख, लिख लिया? ओके। उसके बाद मुझे बताओ कितने लोगों ने ऑप्शन स्वीकार नहीं किया? 25,000। लेस कर दो 25,000, लेस कर दो 25,000, कितने बचे? 75,000। अब आप मुझे ये बताओ 75,000 बचे, ये लोग कन्वर्जन का ऑप्शन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? ये बताइए। ये लोग कन्वर्जन का ऑप्शन ले रहे? बताइए एक डिबेंचर कितने रुपए का है? 15 रुपए का, नहीं 100 रुपए का। एक डिबेंचर 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 100 रुपए का है। 75,000 इंटू 100 करो, कितना आया बताओ? और इनका रिडम्पशन प्रीमियम पर है, पार पर है, किस पर है बताओ? प्रीमियम पर है। निकाल के बताओ कितना हो गया टोटल?
ये डिबेंचर है, एक कितने का है, रिडेम्पशन किस पर है, कितना प्रीमियम, तो मैं इसको @105 लिख दूं, मल्टीप्लाई करो 1,00,000 को 105 से, अरे 1,00,000 को 105 से जो कह रहा हूं वो बोलो, 1 करोड़ आया, इसके 2 टुकड़े करो, एक तो 75,000 @105 और एक 25,000 @105, 25,000 @105 करो, 26 लाख। बताओ ये लोग केवल और केवल क्या चाहेंगे, कैश चाहेंगे, बाकी कितने बचे, 75,000 इंटू 105, 78, 75। इनको ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन क्या है बताओ, कितना पार्ट शेयर में, कितना पार्ट कैश, 20% तो क्या चाहिए शेयर, और 80% क्या, 20% निकालो इसका, 15 लाख is to be settled through share, is to be settled through share। मुझे बताइए नंबर ऑफ शेयर कितने इश्यू होंगे, नंबर ऑफ शेयर 15,75,000, मुझे बताओ डिवाइडेड बाय कितने से करोगे, एक शेयर कितने में इश्यू हो रहा है, 15.75 लिखा हुआ है, डिवाइड करो, 1,00,000 शेयर इशू। अरे क्या ये समझ में आया क्या, 1,00,000 शेयर इशू, अच्छा ये 78,75,000 का 80% निकालो, 60, और इधर का भी कैश बताओ, इधर का भी कैश, ये दोनों का टोटल कर दो, 89 लाख। ये क्या पेमेंट कर देंगे, कैश। बोलो समझ में आया क्या, टोटल कितने शेयर है, टोटल डिबेंचर सॉरी 1,00,000, एक कितने रुपए का है, 100, रिडम्पशन कितने प्रीमियम पर करना है, 5%, यानी 100 के बदले कितने देने हैं, 105, तो 105 के हिसाब से टोटल कितना बन रहा है, 1,05,00,000। इसके कितने टुकड़े किए, 2, क्योंकि 25,000 ने कन्वर्जन वाला ऑप्शन, पार्टली कन्वर्जन, फुल कन्वर्जन नहीं, पार्टली कन्वर्जन वाला ऑप्शन क्या कर दिया, मना। उन्होंने तो कहा हमें तो केवल क्या चाहिए, कैश, यानी उनको कैश कितना देंगे, 26,25,000, बाकी के कितने बचे, 78,75,000। इसका पेमेंट कितने पार्ट में करना है, 2 पार्ट में, 20% के बदले तो क्या देना है, शेयर, और बाकी के बदले क्या देना है, कैश। तो शेयर कितने के बदले देना है, 15,75,000, इनके बदले कितने रुपए वाले शेयर दिए जाएंगे, 15 रुपए 75 पैसे वाले। तो नंबर ऑफ शेयर कितने इशू होंगे, 1,00,000, और बाकी का कितना रुपए कैश होगा, 63 लाख। तो टोटल कैश कितना पे होगा, 89,25,000। अब ये जो मैंने डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन किया है, इसे हमें वर्किंग नोट के शेप में करना है, लेकिन आपको याद रहे इस कारण इसको कॉपी कर लो। वो मार्क्स नहीं देगा, वो कहेगा नोट्स बना रहे हो ये तो। हाँ
लिया कॉपी? तो ये सिर्फ समझाने के लिए एक्चुअल वर्किंग नोट में भी लिख रहा हूँ, वैसे बेटर समझ में इससे आता है। एग्जाम में नंबर चाहिए, यही तो दुनिया का दस्तूर है। टाइम भी कम लगता है। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इन कन्वर्जन ऑप्शन। नंबर ऑफ शेयर इशूड इन कन्वर्जन ऑप्शन। बताइए कितने शेयर इशू होंगे कन्वर्जन ऑप्शन में? हाँ, वो तो फटाफट बता दिया, लेकिन लिखना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर, एक लाख, लेस डिवेंचर ऑफ विच ओनर नॉट अडॉप्ट कन्वर्जन ऑप्शन। ऐसे डिवेंचर जिनके ओनर ने कन्वर्जन वाला ऑप्शन नहीं लिया। 25 बैलेंस डिवेंचर। बैलेंस डिवेंचर कितने बचे? 75। अमाउंट ऑफ डिवेंचर will be redeemed through issue of debenture, issue of share। डिबेंचर का वो अमाउंट जिसे शेयर इशू करके रिडीम किया जाएगा। तो आप कैसे निकालेंगे? 75,000 का 105 का 20%। 75,000 का 105 का 20%, तो 15,75,000 आएगा। इशू प्राइस पर शेयर गिवन नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, ये लो जी। कितने शेयर इशू होंगे? 1 लाख। कैलकुलेशन ऑफ कैश पेड टू डिवेंचर होल्डर, कैश पेड टू डिवेंचर होल्डर एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बैंक।
बताइए कैसे निकालोगे? अमाउंट पेड टू डिवेंचर नॉट ऑप्टेड कन्वर्जन ऑप्शन, नॉट ऑप्टेड कन्वर्जन ऑप्शन। तो बताइए जिन्होंने कन्वर्जन ऑप्शन एक्सेप्ट नहीं किया उनका पेमेंट कितना हो गया? 25,000 इंटू 105, 26,25,000। एड अमाउंट पेड टू डिवेंचर ऑप्टेड कन्वर्जन ऑप्शन। जिन्होंने कन्वर्जन ऑप्शन एक्सेप्ट किया उनका पेमेंट, तो उनका पेमेंट कैसे निकालोगे? 75,000 का 105 का 80%, 63 लाख। तो टोटल कर दो ये 89,25,000। लिख लिया? अब मुझे बताओ क्लोजिंग कैश बैंक बैलेंस कैसे निकालोगे? ओपनिंग कैश है, ओपनिंग कैश बैंक कितना दे रखा है? 75। अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट पानी बेचे हैं क्या? प्रॉफिट पर या लॉस पर? पार पर। इन्वेस्टमेंट सोल्ड 15 और रिडम्पशन में पैसा कितना गया? लेस पेमेंट टू डिवेंचर 89,25। और तो ऐड लेस करके बताओ, बैठो देखो ये क्लोजिंग कैश बच गया, ये बैलेंस शीट में शो होगा। कहाँ शो होगा? बैलेंस शीट। हाँ डर्री वाला, ये डर्री वाला बेचा जो है। क्लास इसकी हो गया। अब मुझे आप ये बताइए इस क्वेश्चन में एंट्रियां पास करनी थी या बैलेंस शीट बनानी थी? क्योंकि इस सवाल में साफ लिख रखा है, ये देखो रीड्राफ्ट द बैलेंस शीट। क्या बनानी है? रीड्राफ्ट करनी है बैलेंस शीट अगले ही दिन 31 तारीख के बाद और रिडम्पशन के बाद, और इसमें एडजस्टमेंट करना है। तो देखो फटाफट से मैं बताता हूँ आपको। कॉन्सेंट्रेट होके ये क्या लिखा हुआ बताओ? 5 लाख शेयर। एक कितने रुपए का है? 10। मुझे बताओ अभी अभी नए शेयर और इशू है कितने रुपए के? 1 लाख, वो भी 10 रुपए वाले। तो ध्यान रखना 5 लाख 10 आएगा और 1 लाख 10 आएगा, यानी टोटल कितना आएगा? 6 लाख 10। सर ऐसा क्यों? क्योंकि 5 रुपये 75 पैसे क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। अरे बात समझ में आई क्या? यहाँ पर 15.75 मत कर देना, यहाँ 1 लाख 10 तो होगा कैपिटल और 5 रुपये 75 पैसे का आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो मल्टीप्लाई करो 1 लाख को 5 रुपये 75 पैसे से। अरे वो तो लेना ही पड़ेगा आपको। ये देखो
आपका 10 रुपए वाला शेयर है और नए शेयर जो है वो 15 रुपए 75 पैसे में जारी किए जा रहे हैं, तो इतना तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ये फ्रेश कैटेगरी नहीं है, प्री डिटरमाइंड प्राइस है। कहाँ लिख रखा है ये फेस वैल्यू? ओके, तो बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पहुंच गया? 5,75,000। क्या ये बात क्लियर है? तो बताओ शेयर कैपिटल में कितना पहुंच जाएगा? 6,10,000। ओके, जनरल रिजर्व जो है वो बढ़कर आएगा। क्यों आएगा बढ़कर? बिकॉज डीआरआर भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जनरल रिजर्व में। तो अभी बताओ जनरल रिजर्व कितना दिख रहा है, लेकिन आफ्टर रिडम्पशन ये 90 लाख की जगह कितना हो जाएगा? 1 करोड़। क्या ये बात समझ में आई है? ओके, पी एंड एल आपके सामने कितना? 10 लाख। इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन एक अकाउंट नया आ जाएगा। कौन सा अकाउंट? सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने रुपए से आ जाएगा? 5,75,000। एग्री? तो बताओ ये कौन सा अकाउंट बन गया? आर एंड एस। क्या इन्वेस्टमेंट बेचने पर कोई प्रॉफिट लॉस था? नहीं था। यदि होता तो पी एंड एल क्या हो जाता? चेंज। ओके, क्या ये डिबेंचर यहां पर आएंगे 1 करोड़ के? नहीं, क्योंकि इनका रिडम्पशन हो चुका है। ओके, देन डीआरआर इन्वेस्टमेंट है, क्या ये इन्वेस्टमेंट आएंगे? नहीं, ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये बेचे जा चुके हैं। मेन बैलेंस शीट में आ जाओ, बताओ यहां कितना आएगा? 60 लाख। ये नया मैंने कैलकुलेट करना बता ही दिया। बोरोइंग आएगी नहीं, बोरोइंग में सॉरी 1 करोड़ 65 लाख है ना, इसमें से 1 करोड़ तो चुका दिए, बाकी का तो बोरोइंग आएगा ना। कितने का आएगा बताओ? 65 लाख। ओके, अदर करंट लाइबिलिटीज में कोई चेंज होगा नहीं, पीपी में कोई चेंज होगा नहीं, ये अब खत्म हो जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 75 लाख की जगह कितना आएगा? जो भी अभी निकाला। और अदर करंट एसेट्स में कोई चेंज नहीं होगा। लेट्स चेक कि आपने प्रीमियम पे किया है क्या? डिबेंचर रिडम्पशन में कितना प्रीमियम पे किया है? हाँ, 5% प्रीमियम पे किया है। तो 1 करोड़ का 5% कितना होता है? 5,000, 5 लाख। उसको राइट ऑफ भी करेंगे। चलो चेक करते हैं एक बार। बताओ कितना लिखा हुआ है? 6 लाख, 60 लाख। ओके, जनरल रिजर्व देखो कितना रुपए लिखा हुआ है? 90। और इसमें वो जुड़ जाएंगे डीआरआर के, इसने जोड़ के नहीं बताया। 90 और 10 कितना हो गया? और जो पी एंड एल था 10 लाख का, वो रिडम्पशन के काम में आएगा, तो बैलेंस कितना बचेगा? 5 लाख। यानी जनरल रिजर्व तो 1 करोड़ का आएगा और पी एंड एल कितने का आएगा? 5 का। क्यों आया? क्योंकि प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में काम आ गया। देन सिक्योरिटी प्रीमियम आपको मैंने समझा ही दिया था। तो ये शेयर कैपिटल, ये आर एंड एस, और ये देखो ये 65 लाख ही आया, क्योंकि 1 करोड़ का क्या आ चुका है? रिडम्पशन। अच्छा, अदर करंट लाइबिलिटी सेम रहेगी, पीपी सेम रहेगा। कैश देखो कितने का आया? 75 का। अदर करंट एसेट कितने का आया? 2 करोड़। इसमें कोई भी चेंज नहीं होंगे। तो अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट का जो रूल होता है वो ये होता है कि जो आपके क्या चीज़ है, नोट्स टू अकाउंट्स है, वो पहले बनते हैं या बाद में बनते हैं? बाद में। तो आपको स्पेस छोड़ करके और फिर नोट्स टू अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स टू अकाउंट्स किस किस के बनेंगे? एक तो बनेगा शेयर कैपिटल का, एक बनेगा आर एंड एस का। जो इसने बना रखे हैं वही हम बना लेंगे। एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग का बना लेंगे और एक बना लेंगे, बस यही है, और तो कुछ है नहीं। कैश का तो अपन ने वर्किंग नोट बना लिया। हेडिंग लगाओ। कितनी स्पेस छोड़ोगे? लाइनें छोड़ो करीब 20। एक पेज में लाइन की 30-35 होती होगी। बीस लाइन छोड़ दो। बीस लाइन पूरे पेज में तो 32, तो इतना थोड़ी छोड़ोगे, 20 लाइन छोड़ दो।
बताओ शेयर कैपिटल में पहले कितने थे? 5 लाख, और नए कितने हैं? 1 लाख। टोटल कितने हो गए? 6 लाख। छह लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। हाँ जी, 10 रुपये है ना शेयर की फेस वैल्यू, तो ₹5.75 सिक्योरिटी प्रीमियम होगी। भाई 5 लाख तो पुराने शेयर, 1 लाख नए शेयर, तो टोटल कितने हो गए? 6। अब यहाँ पर ये मत लिख देना कि 1 लाख शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश है, बिकॉज डिबेंचर के बदले तो कैश आया ही था ना। ध्यान रखना, कंसिडरेशन अदर देन कैश तभी लिखा जाता है जब शेयर बोनस के बदले इशू। किसके बदले? जब रोकड़ा नहीं आया हो, बोनस के बदले इशू हुए हो। क्योंकि उनमें यूजर्स को ये पता होना चाहिए, जो भी बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि इस कंपनी ने इन शेयर के बदले कैश रिकवर नहीं किया है। अरे ओके है। दूसरा वर्किंग नोट, अच्छा इसका टोटल भी कर दो। जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट की सबसे बड़ी लकुना होती है वो ये है कि जब वो रिवीजन करते हैं, एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते हैं, तो वो अपने बुक की, अपने नोट्स की, अपने मॉड्यूल की ऑडिट करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, वो तैयारी नहीं करते, वो क्या करते हैं? ऑडिट। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में क्या करनी है? बैलेंस शीट रीड्राफ्ट करनी है। तो वो क्या करेंगे? अच्छा सॉल्यूशन देखना, सवाल पढ़ेगा, सॉल्यूशन देखेगा, अच्छा टिक, ये देख 8925 आ गया, टिक 75 आ गया, टिक 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 टिक। अरे यार पूरा सवाल करते अभी आधा पौन घंटा हो जाता है, ये टिक लगा के अपन ने 5 मिनट में निपटा दिया, अगला क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन कर नहीं रहा है, वो क्वेश्चन की क्या कर रहा है? ऑडिट। चाहे आपका टाइम कम लग जाए, बट प्लीज़ 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 आप बैलेंस शीट जरूर बनाएं। कई लोग ये होते हैं कि वो नोट्स टू अकाउंट्स और बैलेंस शीट की प्रैक्टिस ही नहीं करते। वो कहते हैं अरे हो तो गया ना, याद हो गया, 6 लाख ये है, कैश में 75 है, रिजर्व एंड सरप्लस में ये बदल गया, हो तो गया यार, और क्या बना लेंगे। वहाँ बनती नहीं है। यदि आपकी नंबर ऑफ टाइम्स बैलेंस शीट की प्रैक्टिस नहीं है, वहाँ एग्जाम में बिल्कुल नहीं बनेगी, किसी भी हाल में नहीं बनेगी। तो प्लीज़ आप जब कभी भी घर में तैयारी करें, बैलेंस शीट के क्वेश्चन में प्लीज़ बनाएं, नोट्स टू अकाउंट्स प्रॉपर वे में बनाएं। क्योंकि ऑडिट यदि आप करेंगे तो वहाँ एग्जाम में मेन सॉल्यूशन नहीं बैठेगा, ये बात पक्की मान के चले आप। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, R&S लिखा। सबसे पहले जनरल रिजर्व, ओल्ड बैलेंस कितना था बताओ? 90 लाख। एड DRR इज ट्रांसफर्ड, दस 1 करोड़। देन पी एंड एल, कितना है पी एंड एल? 10 लाख लेस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 5। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ₹5,75,000।
1 लाख शेयर 5.75, टोटल मारो। बताओ कितना आया? 1,10,75,000। एक करोड़ 10,75,000। ठीक है, ये दो नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं। बाकी एक बनाना चाहो तो और किसका बना सकते हो? लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, क्योंकि अब उसमें 1,65,00,000 की जगह कितने रह गए हैं? केवल 65,00,000। लगा लो नंबर 3। लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जो पहले 2 लोन थे उसमें केवल एक अदर लोन बचा है। एक तो डिबेंचर था तो वो तो खत्म हो गए, और एक अदर लोन बचा है 65,00,000 का। ये लो जी। और एक आपको ज़्यादा ही चिंता हो तो एक और बना देना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड बैंक। बताओ कितने रुपए का? 75,000 का एज पर वर्किंग नोट अपन ने बना दिया। हो गया? कॉपी हो गया? अब जो 20 लाइन छोड़ी है, कितनी लाइन छोड़ी है? 20 लाइन, वो बनाना है। बताइए 20 लाइन में बुक्स किसकी है? हाँ, तो हेडिंग लगाओ, इन द बुक्स ऑफ कन्वर्टेबल, इन द बुक्स ऑफ कन्वर्टेबल लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ कन्वर्टेबल लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ क्या लिखा? कन्वर्टेबल लिमिटेड। और अगली लाइन में लिखो बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट एज ऑन, डेट बताओ कौन सी डालोगे? 1 अप्रैल 2011। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2011, अगले ही दिन। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2011 लिखा। और आप मुझे बताओ कॉलम बनाओगे, कॉलम कौन कौन से बनेंगे? पर्टिकुलर का, नोट नंबर का और अमाउंट का। लगाओ हेडिंग, पर्टिकुलर, नोट नंबर और अमाउंट। पर्टिकुलर, नोट नंबर और अमाउंट। और यदि आपकी किस्मत सही हुई तो आपको वर्टिकल वाली बैलेंस शीट देगा, तो आपको ये भूल भी गए तो आपको डेटा मिल जाएंगे। वैसे एग्जामिनर देता नहीं है, लेकिन दे भी सकता और नहीं भी। लेकिन फेथ मत करना, हो सकता है वो इन पे नाम सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड वगैरह कुछ ऐसा दे दे। अभी तो आपके ऊपर मेहरबान है। तो बताओ पहली हेडिंग क्या लगाओगे? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इस बैलेंस शीट को देख करके नई बैलेंस शीट ड्रॉ करो। ये क्वेश्चन की बैलेंस शीट है, कहीं इसी को चिपका मत देना। ये क्वेश्चन की है, कहीं इसी को धड़ाधड़ उतार दो।
इंटरमीडिएट के पुराने बच्चे हैं, टेस्ट है इनका, इतने बदमाश हैं, चीटिंग करते हैं बैठे बैठे। मेन एग्जाम में कौन करवाएगा? गलत है ये। अब यहाँ पर आप चीटिंग कर रहे हो, एक दूसरे के साथ कॉपी शेयर कर रहे हो, कहीं तो ऐसे तुर्रम खाए जो मोबाइल खोल लेते। घर वाले गलत फहमी में जी रहे हैं, मार्क्स देख करके सोच रहे हैं, वो पत्रिका में एडवर्टीजमेंट बुक करवा दिया कि ये जब पास होगा तो बधाई संदेश के लिए। यहाँ पता ही नहीं डब्बे गोल है। ये तो खुद की वो होनी चाहिए। देखो कोई छोटे बच्चे थोड़ी रहे जो कोई डरा धमका के एक एक आदमी के पास खड़ा रहे। एग्जाम में ऐसा कर दिया तो डिबार हो जाएंगे। ऑनलाइन देते हैं ना जचा के मोबाइल चलाने के लिए। तो बना ली बैलेंस शीट, वेरीफाई करते हैं। बना ली। ये चीटिंग करते हैं, मेरे को वो ज़माना याद आता है जब मैंने सीए करने के बाद एक एग्ज़ाम होता है आईसीए का, वो क्लियर किया था। डीसा, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट होती है, सीए के बाद होता है। वो बहुत कम कर पाते हैं, तो हमारे टाइम पे वो लॉन्च ही हुआ था। और जो हमारे बॉस थे तो उन्होंने भी फॉर्म भरा था, तो उन्होंने मेरा भी भरवा दिया था कि यार तू भी भर दे, अभी तू पढ़ने वाला है तो फटाफट से निकल जाएगा। 75% क्वालिफाइंग मार्क्स थे उसमें, 2 बार ऑब्जेक्टिव टाइप और नेगेटिव मार्किंग। तो वही मैं क्या कि रेगुलर तो क्लास ज्वाइन किया। अब मैं जिस बैच में था उसमें सारे डोकरे और मैं अकेला यंग, मैं और मैं। तो वो जो यंग मेरे से तो करीब 30-30 साल सीनियर, 50-50 साल के, मैं उस टाइम 22-23 साल का लड़का। और यार ये बच्चा बहुत पढ़ता है, इसकी नोट्स ले, सबसे पहले इसकी जेरोक्स कराओ, ए बेटा इधर आके ऐसे ही बोलते थे। अब मेन एग्जाम हुआ उस दिन, आप नाटक देखो, किसी बुड्ढे को कुछ आएगी पढ़े नहीं तो करेंगे क्या? वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड। और ये सवाल थोड़ी आते हैं जो सीए क्या बोले, अरे यार वो उस बच्चे की कॉपी लो, वो धड़ाधड़ गोले भर रहा है, उसकी कॉपी यार वो एग्जामिनर बोले सर सर प्लीज सर रिक्वेस्ट है सर सर। एग्जामिनर की हिम्मत, उन चार्टर्ड सारे के सारे सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल, जाने किसके 30-30 साल की प्रैक्टिस करने वाले हैं, उनको कुछ आया नहीं एग्जाम में। इस बच्चे की कॉपी से चिटिंग मारा होगी, इस बच्चे, ये बच्चा ही पास होगा अकेला। और उनकी जुबान पे सरस्वती की इकलौता मैं और एक और कैंडिडेट पास हुआ, बाकी सब फेल। तो बोल रहे थे, लेकिन ऐसे कोई मेन एग्जाम में खींच सकता है क्या आपकी कॉपी? अभी भी होता है ना डीसा।
नहीं, अब ऑब्जेक्टिव है, पासिंग मार्क्स कम कर दिए, 60% कर दिए, पास ही नहीं होते इस चक्कर में। ऑनलाइन ऑडिट्स, आपका भी ये एग्जाम आगे जाके ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर आ जाएगा पूरा सब कुछ। अभी इंटर अगले साल तक 25% ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे आएगा, 25% ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। और याद रखना, ऑब्जेक्टिव पैटर्न मींस इजी और हार्ड, सुपर हार्ड। इजी नहीं होगा, हार्ड। अरे आप जो कैलकुलेटर में निकालोगे ना वो ऑप्शन में होगा, जो जो तुम्हारी इच्छा हो ना वो जोड़ बाकी कर लेना, वो ऑप्शन में मिलेगा तुम्हें। मतलब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको ऑप्शन में मिलेगा, आप डिवाइड करोगे आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो सब बच्चे ये सोचेंगे कि जो मैंने निकाला वो ऑप्शन में मिल रहा है। देखना तो सही ऑब्जेक्टिव टाइप कितना डेंजरस होता है। सीएमए ने किया था ऑब्जेक्टिव टाइप, बंद कर दिया पैटर्न, पास ही नहीं होते थे कोई सीएमए में, कॉस्ट अकाउंटिंग में। फिर बाद में वापस थ्योरेटिकल किया, तब जाके रिजल्ट आया इनके। इंटर में ऑब्जेक्टिव टाइप था इनके, अब बंद कर दिया। ये देखो 60 ही है, 1,10,75,000 है, 65 है, अदर लाइबिलिटी टोटल बैठ गया 3,60,75,000। ओके, मतलब बैलेंस शीट क्या हो चुकी है, मैच। अरे ओके, बताओ अब कौन कौन से क्वेश्चन पेंडिंग है। दूसरा और अच्छा, दूसरा एक बार दूसरा देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी। बताओ बैलेंस कौन से दिन के दे रखे हैं, 31 दिसंबर। बताओ डिबेंचर कितने परसेंट वाले हैं, कितने डिबेंचर हैं, एक कितने का है, DRR कितना है, एक 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करो, का 10% निकालो। आपके पास DRR कितना है, कम है या ज्यादा है, कितना कम है, क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करने की एंट्री क्या होगी, कितने रुपए से, DRRI इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट शेड्यूल बैंक कितने रुपए का बताओ, 1,50,000। 10 लाख का 15% कितना होता है, मेंटेन है या नहीं है। ब्याज की रेट क्या है DRRI पर, 4%। हर साल ब्याज कौन सी तारीख को मिलता है, बैंक बैलेंस कंपनी में कितना पड़ा है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड कब तक का है, पेड अप टू कौन सी तारीख तक का है, यानी जिस दिन के ये बैलेंस है उस दिन तक का ब्याज चुकाया हुआ है। फरवरी को 28 फरवरी को इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज एट, 28 फरवरी को इन्वेस्टमेंट पार पर रियलाइज हुए। डिवेंचर को कितने रुपए पे किया आपने, 101, और साथ में ब्याज भी पे किया, 2 महीने का ब्याज, क्योंकि 31 दिसंबर तक ही ब्याज चुकाया हुआ था। आपको लेजर अकाउंट बनाने हैं, ये क्या लिख रखा है बताओ, बैंक वाला अकाउंट नहीं बनाना, बाकी लेजर बनाने हैं। तो लेजर कौन कौन से बनेंगे, एक तो डिबेंचर, एक तो क्या बनेगा डिबेंचर, एक कौन सा बनेगा डिबेंचर इंटरेस्ट, बोलो कौन सा, डिबेंचर इंटरेस्ट। एक बनेगा DRR, एक बनेगा DRRI, एक क्या बनेगा। पहले तो ये बताओ DRR क्रिएट करने की एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू DRR, कितने रुपए से, 50,000 से। अब मुझे अगली चीज ये बताओ, 2 महीने का डिबेंचर का ब्याज कितना होगा, 2 महीने का डिबेंचर का ब्याज कितना होगा, भाई 1 करोड़ का 6% से कितना हुआ, 6 लाख, कितना हुआ, 10,000 इंटू 100 कितना हुआ, 10 लाख। 10 लाख का 6% से कितना हुआ, 60,000। तो 1 महीने का कितना हुआ, 5, तो 2 महीने का कितना हुआ, 10। तो डिबेंचर इंटरेस्ट चुकाने की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। रिडम्पशन पार पर है या प्रीमियम पर है,
प्रीमियम पर। बताओ रिडीम करने की एंट्री क्या होगी? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। पैसा चुकाने की एंट्री क्या होगी? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री क्या होगी? पी एंड एल बैंक अकाउंट डेबिट टू डी आर आर आई। बोलो क्या बोला मैंने? हाउ मच अमाउंट एट पार है? एट पार है तो कितना होगा? 1,50,000। और यदि मान लो इस पर भी ब्याज के 2 महीने की एंट्री करें तो 1,50,000 का 4% से 2 महीने का ब्याज कितना हुआ? 1,50,000 का 4% से 2 महीने का ब्याज। तो बताओ वो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डर्री। और इंटरेस्ट ऑन डर्री कहाँ चला जाएगा? पी एंड एल में। एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन डर्री अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। तो इसने अकाउंट कौन कौन से बनाए एक बार देखते हैं। बोलो एक तो अकाउंट कौन सा है? डिबेंचर। एक कौन सा है? प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। एक कौन सा है? डर्री। एक कौन सा है? डिबेंचर इंटरेस्ट। और एक बैंक भी बनाया है क्या? हाँ बैंक। और एक कौन सा बनाया है? डी आर आर अकाउंट। ध्यान से सुनो, हम 1 बाय 1 अकाउंट बनाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? पेज कौन सा है? हम्म, हम क्या करेंगे? 3-3 अकाउंट के जोड़े में अकाउंट बनाएंगे। बताओ वो जो बैलेंस दे रखा है वो कौन से दिन का दे रखा है? 31 दिसंबर। अगली डेट कौन सी है? 1 जनवरी। ईयर बोलो। बाई बैलेंस बीडी कितना है? 10 लाख, है ना? और पैसा कौन से दिन चुकाया जा रहा है? 28 फरवरी। तो आप बताओ डिबेंचर ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। तो सीधा दिमाग में एंट्री करो और सीधा यहाँ पर लेजर में पोस्टिंग करो। बताओ यहाँ पर एंट्री कौन से दिन लिखूंगा मैं? 28 फरवरी। और क्या लिखूंगा बताओ? टू डिबेंचर होल्डर। और पूरा 10 लाख। सीधे लेजर बनाना एक टफ प्रोसीजर है और ये उन्हीं बच्चों के राइट होता है जिनके बेसिक एंट्री शार्प हो, अदरवाइज उल्टा सीधा चेप के आ जाओगे। अच्छा, प्रीमियम की एंट्री किधर करोगे? 2 साइड में। क्या लिखोगे बताओ? ओपनिंग तो होगा नहीं। क्या लिखोगे? 28 फरवरी 12 को टू डिबेंचर होल्डर। और कितने रुपए से? 10,000 इंटू 1, 10,000। और बताओ डिबेंचर होल्डर में एंट्री किस तरफ करोगे? 2 में या बाई में? आवाज 2 में करोगे? बाई में? बाई में।
इधर डेबिट कर दिया तो इधर क्रेडिट ही तो मारोगे, डबल एंट्री कैसे टैली होगी? क्या हुआ? संडे को ज्यादा सो लिए? अगली बार से संडे को भी क्लास लगवा देंगे ताकि सोने का टाइम ना मिले। ये ड्यू की एंट्री हुई है, ये एक एंट्री हुई है, अरे ये एक एंट्री की पोस्टिंग हुई है, कहीं 3-4 एंट्रियों की पोस्टिंग सोच लो। ये कितनी एंट्री की पोस्टिंग है? एक। कौन सी एंट्री? ड्यू करने की। क्या थी एंट्री? परसेंटेज डिवेंचर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू डिवेंचर होल्डर। ये एक एंट्री की पोस्टिंग है ना? 11वीं क्लास की किताब खोल के देखो, ऐसे ही होती है पोस्टिंग। अब बताओ पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी? शाबाश। तो ये अकाउंट हो गया बंद। बताओ कितने रुपए से? 10,10,000। और इस प्रीमियम को भी करो बंद। किस तरफ आएगी एंट्री? टू या पाई? एंट्री करो ना, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, तो बाई में आएगी। बाई पी एंड एल। तो बताओ ये अकाउंट बंद हो गया, ये अकाउंट बंद हो गया, पहला अकाउंट बंद हो गया। ऐसे आप लोग मत काट देना। कितने अकाउंट पूरे हो गए? पहला कौन सा अकाउंट हुआ? डिवेंचर। दूसरा कौन सा हुआ? प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तीसरा कौन सा हुआ? डिवेंचर होल्डर। अब मैं कौन से अकाउंट बनाऊंगा? तीन। तीन कौन कौन से? डीआरआर, डर्री और बैंक। बोलो कौन कौन से बनाऊंगा? एक एक अकाउंट को बंद करूंगा। पहले बताओ डीआरआर का ओपनिंग है या नहीं है? है? 50,000 है। ओपनिंग किधर आएगा? टू में या बाई में? बाई में। कौन सी तारीख के दिन? 1 फरवरी के दिन। बाई बैलेंस बीडी 50। सॉरी सॉरी सॉरी, जनवरी। बताओ और क्या करेंगे अब इसमें? हाँ, टू साइड में या बाई साइड में? बाई साइड में। कौन से दिन करेंगे? 28 तारीख को। बाई पी एंड एल। कितने रुपए? और जैसे आप 50,000 करोगे आपकी शर्त पूरी हो जाएगी, और जैसे ही शर्त पूरी होगी रिडम्पशन पूरा हो जाएगा, और जैसे ही रिडम्पशन पूरा होगा डीआरआर फ्री हो जाएगा। डीआरआर कहाँ जाएगा? जनरल रिजर्व टू जनरल रिजर्व। 1,00,000।
ये लो जी, अगला कौन सा अकाउंट है? डर्री। डर्री का ओपनिंग होगा या नहीं होगा? 2 में या बाई में? 2 में। एसेट है तो 2 में ही होगा। 2BD। लेकिन बना तो रखा है इसने सॉल्यूशन में। अब ये तो भगवान ही जाने, ये तो बोलता क्या है, नीचे लिख क्या दिया। बताओ 5 लाख है, बताओ कोई और इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे क्या? बेच दो तो इनको एट पार। बेचने की एंट्री बोलो। 2 या बाई? फ्री के नंबर है, फ्री है, लूटने वाला चाहिए। और आपके एडवांस और चालू करनी है और चालू ही करेंगे, फिर कब कर होगी? अभी कितने घंटे चल रही है क्लास? 6:30 बस। 9 घंटे चलेगी, 9। आठ से 9 तो नॉर्मल है। अरे करना ही पड़ता है। हाँ नहीं नहीं, एक्चुअली में हमारे लिए दिक्कत नहीं, वो दिक्कत आप लोगों के लिए। जैसे एडवांस अकाउंटिंग या 1-2 सब्जेक्ट, एडवांस अकाउंटिंग और बाकी के सब्जेक्ट, जैसे मान लो ये सब्जेक्ट पूरा होने के बाद करेंगे तो आपका कोर्स फिर फेब में पूरा होगा, फेब मार्च। और यार खत्म होने के बाद, अब जैसे ये खत्म होगा अक्टूबर में, अक्टूबर क्या सॉरी अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में, तो नवंबर के बाद वापस से फिर 4 महीने जोड़ो। आठ तो मान के चलो, 8 से 9। हाँ तो चल रही है हेड ऑफिस में, 8-8 घंटे चल रही है, 9 घंटे 8 घंटे। शांति रहती, छोटा बैच रहता है। यहाँ पर एनर्जी बहुत कम कंज्यूम होती है, वहाँ तो चिल्लाना पड़ता है। अरे वो तो बच्चे पटलाई करते रहते हैं, हो कोई मोबाइल चला रहा है, कोई हुर्रा कर रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, वहाँ तो वो गेट परमानेंट खुलता रहता है। एक पीरियड के अंदर 40 बार तो कोई आता है, 50 बार कोई निकलता है। कोई किसी का फोन आ गया, नीचे गर्दन करके अम्बानी का आ जाता है, कई बार जो बाइडन का आ जाता है, तो भागते रहते हैं बच्चे। रोकने वाला ही नहीं। हर क्या मना करे, क्या पता पेरेंट्स का फोन हो यार, कल के लिए कोई इमरजेंसी हो, वो मेरे को थोड़ी मालूम। किसी का फोन आया और आप में से कोई जाए, मैं मना थोड़ी करूंगा यार, क्या पता क्या एक्सक्यूज है उसका। अब देखो लास्ट बैंक, बताओ बैंक में ओपनिंग बैलेंस कौन सी दिन, 1 जनवरी के दिन दे रखा है ना। तो जब भी बैंक का ओपनिंग बैलेंस दे रखा हो, आपको बैंक अकाउंट बनाना ही बनाना है। 9 लाख रुपए, पहले तो ये बताओ ब्याज रिसीव करो आप डर्री से, टू इंटरेस्ट ऑन डर्री। मुझे आप ये बताओ 1.5 लाख थे, कितना परसेंट? 4, और 2 महीने का। और डर्री को बेचो,
बताओ पेमेंट साइड में 2 पेमेंट होंगे या 1 पेमेंट होगा? 2 पेमेंट। 2 पेमेंट कौन कौन से? एक तो ब्याज का और एक डिबेंचर्स का। दस हजार था शायद, 10 ही था। बनाओ अकाउंट बनाओ, कंप्लीट करो, बैलेंस बताओ। इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट ऑन डर्री। अच्छा बताओ, 28 फरवरी को और काम क्या होगा? बाय डिबेंचर होल्डर, हाउ मच अमाउंट? और बैलेंस बताओ 10,10,000 लेस करने के बाद। बाय बैलेंस सीडी 31,000। बस ऐसे सवाल आ जाए तो किसी भी हाल में 15 मिनट में हो जाने चाहिए। मुसीबत ये है कि बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते और मोबाइल नहीं छोड़ पाते। सबसे खतरनाक चीज भगवान ने बना दी इस टाइम पे। कौन सी चीज? मोबाइल। मैं हमेशा एनालिसिस करता रहता हूँ, तो पूरे रास्ते में मैं देखता आता हूँ तो 40% लोग ड्यूरिंग द ड्राइविंग मोबाइल पे बातें करते रहते हैं। कितने परसेंट? कोई ऐसे गर्दन टांग के, कोई ब्लूटूथ लगा के, कोई कार में स्पीकर ऑन करके। और आप लोग भी जैसे एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच में टाइम है तो स्क्रॉल करना चालू। बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ गॉड ने बना दी, भगवान ने। इसके यूज़ भी है, हर एक चीज़ की दो है पहलू। मैं ये नहीं कहता कि बुरा ही है, अच्छा भी है, लेकिन बुराई ज़्यादा है बच्चों में। टाइम किलिंग इक्विपमेंट है ये। कौन सा? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक ही है अब तो, दूसरा तो गायब हो गया। कौन है? सौरभ यहाँ था क्या? टोपी और वो दूसरा था वो गौरव, वो आजकल आ क्यों नहीं रहा है? नहीं, गौरव कहाँ पर आ रहा है? चलो अब कॉस्ट अकाउंटिंग देखेंगे, आप पानी वगैरह पी के आ जाओ। कुछ होमवर्क दे दूं क्या इसमें? एक क्वेश्चन दे दूं हल्का फुल्का? करके तो लाते हो ना? मैं बात करूंगा पीटीएम में आप लोगों की।
ये वाला करके लाना। क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 1 करके लाना ये प्रैक्टिकल।